एक वक्त था जब कुछ लोग एनीमे को कार्टून कहते थे और जो उन्हें देखता था उन्हें कहते थे कि तू कार्टून देखता है, तू बच्चा है, तुझे कुछ नहीं पता। पर अब शायद वही लोग एनीमे के फोटो को अपने प्रोफाइल पिक्चर्स, इंस्टाग्राम पे उनके एडिट्स और ये सब डालते हैं। बिकॉज शायद अब उन्हें भी पता चल चुका है कि एनीमे क्या है। बिकॉज आज के वक्त में सबको पता है कि एनीमे फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन चुका है ग्लोबली। और साथ ही 2023 तक में एनीमे इंडस्ट्री का जो मार्केट वैल्यू था वो था 30 बिलियन। और अगर हम डेटा की या फिर एनालिटिक्स की बात माने तो 2030 तक लिटरली ये 50 बिलियन को क्रॉस कर लेगी। तुम सोच रहे हो 50 बिलियन, लिटरली ये बहुत ही बड़ा नंबर है एक एनिमे इंडस्ट्री के लिए, जिसे लोग पहले कार्टून कहते थे, वो अगर इतनी बड़ी चीज को अचीव कर ले। अब तुम यहाँ पे समझ सकते हो कि वो लोग भी जिन्हें एनिमे पसंद नहीं है, उनको पता नहीं कि क्या है नहीं है, वो लोग भी अब क्यों आते हैं और क्यों यहाँ पे शो ऑफ करते हैं। बिकॉज ऑफ कि ये अब एक बहुत ही ज्यादा ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है ये पूरे दुनिया में, और लोग इसका पार्ट बनना चाहते हैं। बिकॉज सबको पसंद है किसी ना किसी ग्रुप में आना। लेकिन जब हम इस चकाचौंध की दुनिया को भूल के जरा थोड़ा डीप में जाएंगे तो हमें पता चलेगा डार्क साइड। बिकॉज तब वहां पे पिक्चर थोड़ी सी नहीं पूरी अलग होती है, जहां पे हम देखते हैं चकाचौंध एनीमे, डबिंग, स्टोरी, एकदम क्रेजी चीजें। बट उसी के अपोजिट साइड लो सैलरी, एक्सट्रीम वर्क प्रेशर और एक ऐसा डार्क सिस्टम जो क्रिएटर्स को पुश करता है अपनी लिमिट्स के पार। और अब तक तुम समझ ही गए होगे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एनीमे के डार्क साइड के बारे में, मतलब एनीमे के इंडस्ट्री के बारे में कि वहाँ पे क्या चलता है। अब देखो, बस एनीमे के इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है, हर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, एक डार्क साइड होता है। बिकॉज कौन अपने अंदर के खराब चीज को दिखाएगा, वो हमेशा अच्छा ही दिखाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की। बिकॉज एट द एंड नंबर्स ही बोलते हैं, तुम्हारे नंबर्स ही प्रूफ करते हैं कि तुम कितने केपेबल। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एनिमे इंडस्ट्री का 50% रेवेन्यू वो इंटरनेशनल मार्केट से आता है। मतलब अब एनिमे बस जापान का एंटरटेनमेंट मीडियम नहीं रहा, ये ग्लोबल कल्चर बन चुका है। और एनीमे को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर करने में कुछ ऐसे शोज हैं जिनका बहुत ही बड़ा हाथ है। मैं अगर 2-3 शो के नाम लूं, AOT, वन पीस, विनलैंड सागा और भी बहुत सारे ऐसे एनिमे लिटरली भाई पीक है, डीमन स्लेयर और भी बहुत सारे हैं जिनके नाम लोगे तो खत्म नहीं होंगे। इनके कारण एनिमे भाई बहुत ही ज्यादा फैला है। लेकिन जब किसी चीज की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती है तो उसी के साथ साथ प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। एनिमे इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है, लेकिन एनिमेटर्स की सैलरी कभी इतनी ग्रो हुई नहीं। जहां जापान में एक एवरेज एनिमेटर की सैलरी 2 मिलियन से 3 मिलियन ईयर रफली होती है, और ये मतलब तुम्हारा 14,000 से 20,000 डॉलर ईयर। अब प्रॉब्लम समझो, जो प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द जो स्टूडियोज हैं, ठीक है, अफोर्डेबल जो भी जितने भी हो, मैड हाउस या फिर जितने भी है, ठीक है, टोक्यो में है। और टोक्यो सिटी दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव सिटीज में से एक है। टोक्यो जैसी सिटी में इतने कम सैलरी के साथ सरवाइव करना लिटरली बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे एनिमे इंडस्ट्री एक सिस्टम से काम करती है, पर फ्रेम पेमेंट, और ये जो है वो ज्यादातर अप्लाई होता है तुम्हारे बिगनर एनिमेटर्स के ऊपर। अब मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ कि ये पर फ्रेम पेमेंट है क्या और कैसे काम करता है। अब सोचो, तुम में से कोई, तुम्हारा सपना है कि मैं जापान जाऊंगा, वहां पे जाके मैं एक एनिमेटर बन के मैं एनिमेशन करूंगा और भाई बहुत सारी चीजें करूंगा। तो तुम जाते हो वहां पे एक बहुत ही नामी दामी इंडस्ट्री में या फिर कह लो स्टूडियो में तुम काम के लिए वो हो जाते हो, वो तुम्हें हायर कर लेते हैं। पर वहां पे एक रूल काम करता है, पर फ्रेम पेमेंट। अब तुम सोचते हो क्या है, तो वो तुम्हें बताते हैं कि देखो ऐसे काम करता है कि तुम्हें पर एक फ्रेम बनाने के इसके तुम्हें मिलेंगे 200 या 300 400, डिपेंड ऑन कि तुम्हारा स्टूडियो तुम्हें कितना दे रहा है। तो उसके हिसाब से एक शॉर्ट सीन के अंदर सोचो 200 या फिर 100 या फिर 300 फ्रेम लगेंगे। तो तुमने वहां पे बना दिए तुम्हारे 100, 200 या 300 फ्रेम बना दिया। अगर तुमने 100 फ्रेम बनाए और उस शॉट के अंदर, उस सीन के अंदर 100 फ्रेम से एक सीन कंप्लीट हो रहा है, तो तुमने वहां पे 100 बनाए, तो उसके अकॉर्डिंग अब तुम्हारा जो तुम्हें पे आउट मिलेगा 200 या 300, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हारा 200 मिलता है कि पर तुम्हें फ्रेम इतना मिलेगा 200, तो तुम्हें टोटल 20,000 येन मिलेंगे। और अगर 300 होता है कि पर फ्रेम तुम्हें 300 मिल रहा है, तो तुम्हें 30,000 येन मिलेंगे। ऐसे काम करता है कि तुमने जितना फ्रेम बनाया उतने हिसाब से तुम्हें पेमेंट मिलेगी। समझो तुम यहाँ पे कि कितना ज्यादा ये बहुत ही क्रेजी चीज है। और भाई लिटरली एनिमेशन इतना ज्यादा इजी नहीं है, वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीज है। इसके लिए तुम्हें अपना पूरा फोकस डालना पड़ता है कि भाई आग लगानी है। और अगर तुम डीले हुए या फिर एनिमेशन डीला हुआ तो तुम्हारा पेमेंट भी डीला हो जाएगा। मतलब
डिले हो जाएगा, डीला क्या होता है। और शायद इसी कारण बहुत सारे यंग एनिमेटर्स को फ्रीलांसर काम करना पड़ता है फॉर सर्वाइविंग, बिकॉज जापान में और टोक्यो में सर्वाइविंग करना बहुत ही मुश्किल है। अब पैसों की बात तो हमने कर ली, अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन पे आते हैं, प्रोडक्शन का शेड्यूल कैसा होता है, तो भाई बहुत ही टाइट होता है। बिकॉज नॉर्मल डेज में जब कोई प्रेशर नहीं होता स्टूडियो के ऊपर, तो नॉर्मली 8 से 10 घंटे काम करते हैं एनिमेटर्स। बट जब कोई तगड़ा प्रोजेक्ट होता है या फिर बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट होते हैं किसी एक बहुत ही नामी दामी स्टूडियो के ऊपर, तो भाई लिटरली वीक में 60 से 80 घंटे काम करवाते हैं। तो सोच सकते हो कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उन एनिमेटर्स के ऊपर। और एनीमे प्रोडक्शन के अंदर बस ये मत सोचना कि बस एनिमेटर्स होते हैं, उसका प्रोडक्शन का जो पाइपलाइन है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लिटरली टोटल 5 चीज़ें होती है जिनके बाद एक एनीमे पूरा कंप्लीट होता है। स्टोरी बोर्ड, की एनिमेशन, इन बिटवीन एनिमेशन, कंपोजिंग और एडिटिंग। ये 5 चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है और हर एक फील्ड में हर कोई बंदा बैठा रहता है, नॉट जस्ट की एनिमेटर। और इनमें से अगर एक भी चीज़ हिल गई थोड़ी सी या ऊपर नीचे हो गई तो पूरा लाइन बिगड़ जाता है। सबको पूरी मेहनत करनी पड़ती है फिर, बिकॉज ये एक ट्री की तरह है, अगर एक ब्रांच भी हटा तो सब कटेंगे। बिकॉज रिसेंट के कुछ ईयर्स में हमने देखा है कुछ स्टूडियोज को एक्सट्रीमली वर्कफोर्स कराते हुए, और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं, माप्पा। भाई लिटरली मैंने खुद देखा, तुम सबने देखा कि माप्पा कितना ज़्यादा एक्सट्रीम चला गया था कि लिटरली जुत्सु काइसेन का सीजन 2 के कुछ एपिसोड इतने ज़्यादा वाहियात आए थे कि क्या कहूँ, बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। और जहाँ पे वो लगा रहा था अपने दूसरे चीज़ों पे काम, बिकॉज माप्पा लाइक कि मुझे पैसा चाहिए और भाई मैं करवाऊंगा तुमसे कोबरे दिखे काम, इट डजंट मैटर कि मेरे एनिमेटर्स को क्या होता है। इसके कारण माप्पा को बहुत ही बैक क्लास क्रिटिसिज्म मिला और आज के टाइम पे इतना ज्यादा रेस है एनिमे प्रोड्यूस करने का, लिटरली ये लोग मास लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट वहीं अगर हम पीछे की टाइम देखें, 1990s का अगर हम एनिमे इंडस्ट्री को देखें, जो लिटरली ईयरली 100 से ज्यादा भी नहीं, रफली 100 एनिमे लॉन्च करता था, और अब देख लो साल के अंदर 300 से ज्यादा टाइटल्स आ जाते हैं। कि देखो भाई, सोच लो कितना ज्यादा मैसिव जंप आ रहा है, बिकॉज ऑफ कि एनीमे जो है वो लिटरली ग्लोबल कल्चर बन चुका है। और इसी चीज के कारण वो लोग क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, नॉट इन क्वालिटी। ऑब्वियसली क्वालिटी अगर हम देखने जाएंगे तो हम रेस में पीछे रह जाएंगे, हमारा स्टूडियो पीछे रह जाएगा, और हम ये नहीं चाहते, है कि नहीं? कोई भी नहीं चाहता कि वो रेस में पीछे रह जाए। और इसी कारण हर स्टूडियो मल्टी प्रोजेक्ट्स को लेता है, चाहे उसके पास कितना भी बैक में काम है कि मेरे पास है, बट तब भी वो लेता है बिकॉज ऑफ कि उसे नहीं रहना। और इसी कारण बहुत सारी चीज़ें को वो खराब कर देता है। और सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे काम करते हैं एनिमेटर्स, एडिटर्स, स्टोरी बोर्डर्स, बहुत सारे लोगों का पारा बच जाता है बिकॉज ऑफ रेस। और जब इतनी बात हम इंडस्ट्री के ऊपर कर रहे हैं तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की भी तो बात कर ले, बिकॉज एट द एंड क्रंची रोल और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म ने ही तो एनीमे को यहाँ पे पहुँचाया, सबके पास पहुँचाया, एक्सेस दिया। और जहाँ नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल ने लिटरली हैवीली इन्वेस्ट किया है एनीमे कंटेंट के ऊपर, भाई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। और मैं मानता हूँ कि ग्रोथ होना बुरी बात नहीं है, ग्रोथ होना चाहिए, पर इसके कारण जो प्रेशर पड़ता है कि हमारे ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, हमें तो लाना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, जिसके लिए मोर शोज, बहुत ही अतरंगी शोज आ जाते हैं, इतने सारे इस्काई, इतने सारे चीज़। और उसी के साथ साथ डेडलाइन आ जाती है कि एक डेडलाइन के बाद तुम्हें वो काम देना है, और डेडलाइन जब आ जाती है तो कॉम्पिटिशन, कि भाई कॉम्पिटिशन अब तो है। एनिमे इंडस्ट्री फॉल आउट नहीं करेगी और वो गिर भी नहीं रही। अभी एनिमे इंडस्ट्री ट्रांजिशन मोड में मान लो, बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, और ये हाई होगा अगर कम ना हो, ठीक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि क्रिएटर्स को या फिर एनिमेटर्स को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। और अगर एनिमे इंडस्ट्री को एक हेल्थी लाइफस्टाइल चाहिए, मतलब उनको आराम फ्लुएंट काम करना है, तो उनके क्रिएटर्स को जो काम करते हैं हर एक फील्ड में, हर एक लाइन में, तो उनको एक स्ट्रेस फ्री टाइम देना होगा, एक स्ट्रेस फ्री वर्क पेस देना होगा कि वो आराम से कर सके, अपनी पूरी क्रिएटिविटी को यूज कर सके, तभी जाके वो अच्छे से कर पाएंगे काम।